तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, तो ये है वो बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350। और ये मेरे दोस्त की है, जिसको मैं आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने चैनल में। और राघवेंद्र, कैन यू कम? सो हेलो राघवेंद्र, हाउ आर यू? हेलो गाइस, हाउ आर यू? हेलो। तो गाइस, मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है और मैं भी भाई की तरह ही बाइक लवर हूँ। बाइक इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, थोड़ा सा राइडिंग पसंद है, डिफरेंट जगह पे जाना, लोकेशंस पे जाना, बाइक के थ्रू ट्रैवल करना, चीज़ों को देखना, महसूस करना मुझे भी पसंद है। और मैंने हंटर ख़रीदी थी, मुझे करीब करीब लमसम 18 महीने हो गए चलाते चलाते। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं हंटर के बारे में बताने में थोड़ा बहुत अगर मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ, जो ख़रीदना चाहता है, जो सोच रहा है हंटर ख़रीदने के लिए या रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले और कंफ्यूज है कि भाई हंटर लेनी चाहिए या कोई और प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो मे बी आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि हाँ, क्या क्या प्रोज हैं इसके और क्या क्या कॉन्स हैं जो मैंने महसूस करे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो या सो बेसिकली राघवेंद्र यही बोल रहा है कि जो भी हंटर लेने का प्लान करता है, और प्लान तभी करता है जब वो किसी रोड पे जाता हुआ देखता है उस बाइक को। तो आज ये ओनर है और इनका अप्रॉक्स 1.5 और 1 ईयर तो हो ही गया होगा। तो बेसिकली वही ये रिव्यू होगा, जैसा मेरे चैनल में मैं डालता हूँ। तो ये रिव्यू होगा इनका, और जो भी बाय करना चाहता हो इस बाइक को, तो इनके रिव्यू के बेसिस पे वो एक अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना सकता है, ना कि सिर्फ इसके लुक्स को देख के या इसकी आवाज़ को सुन के। तो ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं राघवेंद्र। ज़रूर और स्टार्ट करते तो आप ये बताइए कि कितने सीसी की बाइक है? 350, जैसे आप सब जानते ही है। हैं। ये भाई 350 सीसी की बाइक है। और अगर टॉर्क वगैरह की बात करी जाए तो टॉर्क इसमें भाई 20 बी एस की पावर है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, प्रोड्यूस करती है। 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और अगर सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे आप राइड वगैरह करते रहते हो, तो हाईवे में आप तो गए होगे। तो हाईवे में जाने के बाद सबसे पहले अगर बाइक की बात करें तो कंफर्ट की आती है, जो कि सिटिंग पोजीशन और उसके सस्पेंशन और सीट। तो सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स पे जाएं, तो अगर बात करें इसके सीट, तो इसकी सीट आपको कितनी कंफर्टेबल लगती है राइड में? भाई अभी क्या है ना, अभी जो मैंने इसमें सीट लगा रखी है, तो ये जो है, ये इसकी सिग्नेचर एडिशन वाली सीट है। तो ये जब आप खरीदोगे बाइक तो आपको दूसरी सीट मिलती है बाई डिफ़ॉल्ट बाइक के साथ। लेकिन ये वाली अगर आप सीट लेना चाहते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4000 टू 5000 रुपीज़ कॉस्ट करती है। अभी मेरे को करंटली नहीं पता, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन जब मैंने खरीदी थी अराउंड 4000 5000 कॉस्ट करती थी। तो जो डिफ़ॉल्ट सीट मिलती है उससे ये वाली सीट जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है मेरे हिसाब से। मतलब डिफ़ॉल्ट सीट में आपका जो बम होता है वो थोड़ा सा पेन करने लगता है लॉन्ग राइड पे। एज़ कम्पेयर ये वाली मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, इसकी कुशनिंग वगैरह मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। और दूसरी अगर हम बात करें, जब आप हाईवे में चला रहे होते हो तो इसका जो बैलेंस है, जो इन्होंने पूरा इसको बाइक को मेंटेन करके रखा है, बैलेंसिंग वगैरह करके रखी, बहुत ही प्रॉपर करके रखी है। तो जब आप चलाते हो तो बाइक में बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो कि ऐसा नहीं लगता है कि बाइक कहीं इधर भाग रही है उधर भाग रही है। इट्स लाइक बहुत स्ट्रेट आपकी बाइक जाती है और बहुत आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो चलाते टाइम। किसी भी तरह का लैग नहीं महसूस होता है कि बाइक भाग रही है, कुछ भी ऐसा इशू है। बहुत ही परफेक्ट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बस सीट का जो है, ये वाली सीट अगर आप लगवा लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। पुरानी वाली जो उसके साथ लग के आती है वो भी ठीक है, बट उतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगती। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो इसकी ओरिजिनल स्टॉक सीट आती है उससे सच में बहुत डिफरेंट है। और इसका जो एक अट्रैक्शन है वो भी अलग है, क्योंकि इसका जो सरफेस है उस पर आप देख सकते हो कि ये पैचेस बने हुए हैं, ब्लॉक्स टाइप के छोटे छोटे पैरेलल। और अगर ये बात करी जाए राघवेंद्र पिलियन की, तो जैसे सिटी में भी आप जाओ, या घर वाला कोई होता है या कोई फ्रेंड होता है, तो आप तो पिलियन का इसमें क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपको क्या लगता है? पिलियन का भाई ऐसा है कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि इसकी सीट छोटी है। अगर आप कंपेयर करो बाकी जैसे रॉयल एनफील्ड के जो प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो मेट्योर हो जाए, चाहे क्लासिक हो जाए या तुम्हारा बुलेट हो जाए, उसकी सीट थोड़ी लंबी रहती है। तो पीछे वाले को थोड़ा स्पेस मिलता है, अच्छे से आप बैठ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि सीट थोड़ी छोटी रखी गई, क्योंकि बाइक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर अदर प्रोडक्ट। बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट है तो सीट को भी छोटा किया हुआ है। तो जो पीछे पिलियन बैठता है, अब जैसे ये वाली जो मैंने सिग्नेचर सीट लगा रखी है, ये पीछे से भी थोड़ी सी चौड़ी है। लेकिन जो इसके साथ स्टॉक सीट आती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है, तो पतली हो जाती है। तो उस केस में जो पिलियन बैठता है उसे उतना कंफर्ट नहीं महसूस होता है एज़ कम्पेयर ये वाली सीट में। फिर भी थोड़ा महसूस होगा, लेकिन हाँ, मतलब एज़ कम्पेयर अगर देखो कि पिलियन के लिए, तो पिलियन को थोड़ा सा डिसकम्फर्ट मुझे लगता होगा, क्योंकि पीछे एक तो सीट लंबी नहीं है और दूसरी पीछे की तरफ सीट पतली हो जाती है थोड़ी। बाकी मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वगैरह आते हैं जो आप नीचे रखने के लिए लगा सकते हो, जिससे आपको बम में उतना इशू ना हो, पेन ना हो।
तो ऐसा आप कर सकते हो, बाकी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है एज़ कम्पेयर अदर बैग्स। तो जब हाईवे में ये फ्रंट वाली सीट है इसकी अच्छी होती है, तो सिटी में बेसिकली सीधी सी बात है नॉर्मली अच्छी होगी। क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सिटी में देखो, सिटी का तो सीन ये है कि मोस्टली जब आप चलाते हो तो जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो पेन एन का इशू जनरली उसी टाइम पे होता है, क्योंकि आपको पता चला घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार आप एक ही पोजीशन में बैठ करके चला रहे हो, तो पेन एन वाली जो प्रॉब्लम होती है जनरली हाईवे में होती है। सिटी में आप जनरली कितने किलोमीटर चला लेते हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, उसमें उतना इशू नहीं होता। उसमें तो अगर आप स्टॉक सीट से भी चला रहे हो, स्टॉक सीट लगी हुई है तब भी आप चला रहे हो बाइक, तो मुझे नहीं लगता उतना इशू आने वाला है। लेकिन जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपकी ये वाली सीट ज़्यादा बेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर स्टॉक सीट। तो सीट की बात हो गई, तो अब उस चीज़ की बात करते हैं जो कि कनेक्ट करती है इसके टायर को, जो है इसके सस्पेंशंस। तो हर गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन फ्रंट और रियर का होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको दोनों में मतलब क्या इसकी पावर लगती है, सस्पेंशन कितना कंफर्ट है, तो आप टेंशन में तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर मेरे ख्याल से इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी कम है। इस कारण क्या होता है, सस्पेंशन ट्रेवल ऑलरेडी कम करके दिया हुआ है, तो ज़्यादा सस्पेंशन ट्रेवल नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है। लेकिन अगर हम बात करें तो आगे का सस्पेंशन फिर भी बढ़िया है। अगर मान लो ब्रेकर आता है तो आगे का सस्पेंशन अच्छे से काम करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन की, रियर सस्पेंशन की, तो ये थोड़े से स्टिफर साइड हैं। मतलब तुम्हें जब हल्का सा भी अगर कोई पैच आएगा, कोई ब्रेकर आएगा, जर्क तो लगेगा। हाँ, तो आपको महसूस होता है कि मतलब वो जो जर्क है वो आप महसूस करोगे। तो मतलब आगे का सस्पेंशन इज़ ओके, बट पीछे का थोड़ा स्टिफर साइड है। तो ये चीज़ अगर कोई खरीदने जा रहा है, बाइक करने जा रहा है, तो दिमाग में रख सकता है कि जो पीछे का सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है एज कम्पेयर फ्रंट। स्टिफ है तो मतलब जो पिलियन बैठेगा उसके लिए तो और जर्क लगेगा, हाँ, उसे महसूस तो होगा। उसे और लगेगा जब। बिल्कुल। तो राघवेद, अब बात करते हैं इसके टायर के बारे में। जो मतलब टायर, जो एक मुझे लगता है टायर एक वो चीज़ होती है जो कि चाहे जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, अगर टायर उसके उस हिसाब से नहीं है, जैसे व्हील बेस, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, जैसे वॉबलिंग हो गई, स्किड कर जाता है टायर, और जैसे आप कोई हिली एरिया में जाओ या पहाड़ों में जाओ तो वहाँ भी डिफरेंस आता है। तो अगर इसके फ्रंट टायर की बात करें पहले, तो आपको क्या लगता है फ्रंट टायर के ऊपर? इसका जो फ्रंट टायर है उसकी जो विड्थ है वो 110 mm है। 110 17 का टायर है, तो 17 इंच के एलॉय हैं, और दोनों ही एलॉय 17 इंच के है। तो पीछे का भी एलॉय 17 इंच का है, आगे का भी 17। एक 7 इंच में फ्रंट टायर होता है, उसका विड्थ जनरली 90 mm होता है या 100 mm होता है, बट इसका 110 mm है, तो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। और सेम चीज़ पीछे वाले टायर के लिए भी है, पीछे वाले टायर की भी अच्छी खासी विड्थ है, जिससे ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है जब आप कॉर्निंग करते हो, या आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। छोटा अलॉय है प्लस मोटी विड्थ है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो 110 mm की मोटाई है इसकी फ्रंट टायर की, और 17 इंच का अलॉय है। अब मैंने सुना है जैसे हैवी बाइक्स होती हैं, ये जो एलॉय होते हैं वो चिटक जाते हैं या बेंड हो जाते हैं। जैसे इतने सारे तो इंडिया में गड्ढे ही है कि हम लोग अगर कहीं रोड पे जा रहे हो तो तुरंत गड्ढा आता है, हम लोग को नहीं पता चलता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अगर फील हुई है कि नहीं, मतलब चिटके हैं इसके एलॉय या टूटे हैं, कुछ हुआ है ऐसा? अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या अभी तक का जो भी अनुभव रहा है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं हुई है। मतलब कई बार ऐसा भी सीन आया है कि अचानक मैंने कोई बड़ा सा गड्ढा नहीं देखा और मैं जाकर के, काफ़ी स्पीड में गाड़ी है मेरी, लाइक 80-90 की स्पीड में है, और मैं जाकर के घुसा दिया हूँ जाकर के। ऐसे केस में भी इसके अलॉय काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते, कोई भी ऐसा इशू नहीं आया कि हल्का सा कहीं डेंट पड़ गया हो या थोड़ा सा डैमेज हो गया हो। ऐसा कुछ मुझे अभी तक पर्सनली इस बाइक में महसूस नहीं हुआ है। तो इस केस में अलॉयज़ जो है वो प्रॉपर, मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की सारी बाइकों में अलॉयज़ जो है काफ़ी मजबूत यूज़ करते हैं लोग, तो इसमें भी ऐसा कोई इशू मुझे नहीं महसूस हुआ है फिलहाल। ये तो बात आपने सही की, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास क्लासिक 350 है, तो वो मतलब हैवी भी है थोड़ी, अप्रॉक्स 195 नेट वेट तो आ ही जाता है आफ्टर फ्यूल फिलिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा है स्पोक्स जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। मतलब इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो राइड करते हैं, लाइक उबलिंगला, लद्दाख वगैरह, तो रिकमेंड करते हैं कि आप स्पोक्स यूज़ करो। क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी टायर चेंज कराया है, तो मैं सोच रहा था कि अपना स्विच कर दूँ फ्रॉम स्पोक्स टू एलॉय। तो लोगों ने कहा कि आप स्पोक्स रखो, लेकिन एलॉय जो है वो चिटक जाएगा, तो आप ऑफ रोडिंग या कहीं पे भी, ऑफ रोडिंग तो इंडिया में होती रहती है, कहीं भी आप चले जाओ ऑफ रोडिंग हो ही जाती है।
देखो भाई, तो उस पे अगर इस बारे में बात करें कि स्पोक होना चाहिए या अलॉय होना चाहिए, तो डेफिनेटली स्पोक में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर इस अलॉयस क्या होता है ना कि भाई मेटल का होता है, अगर मान लो क्या हुआ कि कहीं बड़ा बम्पर आ गया या कुछ आ गया तो चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि मैंने बताया, मैंने कहा बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी आए हैं जहाँ पे मैंने कुदा दिए, बट मुझे ऐसा कोई किसी भी तरह का इशू फिलहाल महसूस नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जब आप हाईवेज़ में चल रहे हो तो हाईवेज़ में उतने चांसेस नहीं होते तगड़े गड्ढे के, जब आप लोकल चल रहे होते हो और अगर आप सिटी में चल रहे हो और कोई खाली रास्ता आ गया और आपको नहीं पता सामने जाके बम्प पड़ेगा या कोई गड्ढा पड़ जाएगा और आपने कुदा दी जा करके वहाँ पे। तो मैंने कई बार कुदाई है, कई बार बाई मिस्टेक भी कूदी है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बाकी अगर बात करते हैं स्पोक में, तो देखो यार, लॉन्ग राइड के लिए अलॉय जनरली होता है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं हमको, तो ट्यूबलेस टायर जनरली लॉन्ग राइड्स के लिए बेटर होते हैं। स्पोक में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, तो आपको ट्यूब टायर मिलते हैं। वहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर पंक्चर हो गया बीच में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे आपको पंचर रिपेयर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उस केस में थोड़े से उसके ड्रॉबैक भी हैं और थोड़े से उसके प्रोज भी हैं। तो स्पोक इज़ गुड बट अलॉय इज़ ऑल्सो गुड एज़ कम्पेयर। इसमें तुमको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, प्लस ऐसा नहीं है अगर आप आफ्टर मार्केट लगा रहे हो अलॉयस तो ही मैक्सिमम चांस है कि वो टूट जाएगा, क्रैक कर जाएगा। बट आप अगर जेन्युइन अलॉय लगवा रहे हैं, कंपनी की तरफ से अलॉय लगवा रहे हैं, अगर रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट है, रॉयल एनफील्ड के ही शोरूम से आप अलॉय लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ईजिली उसमें कोई डेंट या क्रैक आएगा। मतलब मुझे तो नहीं महसूस हुआ। बाकी बाइक फिर तो कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं, कोई किसी के साथ अगर ऐसा इशू आ गया हो, बट मेरे केस में करीब करीब 18 महीने हो गए इस बाइक को चलाते चलाते, ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक। तो अब बात करते हैं टायर को जो इंजन से कनेक्ट करती है, जिसका नाम होता है चेन। तो इसकी चेन आप मतलब कितने हफ्तों या किलोमीटर्स के बाद आपको ल्यूब करनी पड़ती है, क्लीन करनी पड़ती है? भाई चैन की बात करें तो मैंने इसमें जो ल्यूब्रिकेंट है, पहले तो स्टार्टिंग में मैंने रॉयल इनफील्ड का ही शोरूम से ख़रीदा हुआ था। तो रॉयल इनफील्ड का जो चैन ल्यूब और क्लीनर आता है वो मैं यूज़ करता था, वो भी काफ़ी अच्छा। मैंने मोचुल का भी यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये रहता है कि अगर मोचुल वगैरह का कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो थोड़ा जल्दी तुमको वापस से तुम्हें ल्यूब करना पड़ता है। मतलब अगर मान लो तुम 200 किलोमीटर चला ली, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चला ली, तो वापस से ल्यूब आवाज़ आने लगती है यहाँ से। लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो मैंने यूज़ किया था वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था। उसको अगर आप एक बार ल्यूब कर लेते हो, क्लीन और ल्यूब कर लेते हो, तो उसके बाद मुझे लगता है आप 300-400 किलोमीटर तक चलाते हो तो उतना ज़्यादा यहाँ से जनरली जब चेन सूख जाती है तो यहाँ से आवाज़ नॉइज़ आने लग जाती है, थोड़ी इरिटेटिंग सी नॉइज़ आने लग जाती है, तो वो नहीं आती है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट चला रहे हो तो मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड का ही अगर आप ल्यूब और क्लीनर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर आफ्टर मार्केट अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का खरीदते हो। मेरे केस में मतलब मैंने रॉयल एनफील्ड का यूज़ किया है तो मुझे को ज़्यादा बेटर लगा। तो राघवेंद्र, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि हेल्प करती है हम लोगों को विजिबिलिटी बढ़ाने में, और जनरली इन द नाइट जिसकी बात है वो है हेडलैम्प। तो इसके हेडलैम्प्स की परफॉर्मेंस आपको क्या लगती है? मतलब कि जैसे जो भी हाइलोजन है या एलईडी है, जैसे भी आपने फील करा है इसके बारे में, और वाइट लाइट और येलो लाइट, इसकी उसके बारे में बताइए। और क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें इम्प्रूव हो सकते हैं या ऐसे ही अच्छी है? तो क्या लगता है आपको? भाई इसमें ये कमी है कि इसमें इन्होंने एलईडी लाइट नहीं दी है, तो इसमें हम लोगों को मिलती है नॉर्मल हैलोजन लाइट, जो कि पहले की तकरीबन सारी इनकी रॉयल एनफील्ड की बाइकों में हैलोजन ही आता था। अभी इन्होंने चेंज किया है तो अभी ये एलईडी देने लगे हैं, क्लासिक में भी और इवन बुलेट में भी। तो इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ हैलोजन हेडलाइट मिलती है, और इसकी परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और मतलब बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन हाँ इट्स लाइक ओके विजिबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन हाँ लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम एक्स्ट्रा लाइट ऐड ऑन करवा सकते हो जो आफ्टर मार्केट आती हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। जनरली लोग जो लाइक लॉन्ग राइड क्रूजिंग करते हैं तो वो लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये लाइट इज़ ओके। बट अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो अगर आप एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट जो लाइट्स वगैरह आती हैं साइड में लग जाते हैं, वो अगर आप लगवा देते हो तो वो ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी क्रिएट कर। और बात करें अगर इसके स्विचेस की, जैसे पास है और जो भी है, तो इनके स्विचेस की क्वालिटी कैसी लगी आपको? मतलब जितना आपने बाइक में इन्वेस्ट किया है। स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब एक चीज़ और बता दूं कि हंटर में क्या है ना कि मॉडल आते हैं डिफरेंट मॉडल। तो जो ये मेरा मॉडल है ये है टॉप मॉडल। इसका जो बेस मॉडल आता है तो जो बेस मॉडल है उसमें जो स्विचेस आते हैं वो ओल्ड स्कूल वाले स्विचेस आते हैं जो जनरली ऐसे दबाने पड़ते थे, उस तरह के स्विचेस आते हैं। लेकिन इसमें जो तुम्हारे हैं रोटेटिंग स्विचेस आते हैं, तो ये काफ़ी मॉडर्न फील आते हैं क्योंकि जितनी भी नई रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ हैं उसमें ये रोटेटिंग स्विचेस ही दे रहे हैं। मतलब अगर तुमको इग्निशन ऑन करना है, बाइक स्टार्ट करनी है, ऑफ करनी है, तो उसके लिए रोटेटिंग स्विच आता है। सिमिलरली अगर तुम्हें पास लेना है या तुम्हें जो है हाई बीम लो बीम करना है तो उसके लिए भी रोटेटिंग स्विच है।
तो स्विचेस की जो परफॉर्मेंस है वही मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, और जो प्रीमियमनेस है, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें सब में यही वाले स्विचेस आ रहे हैं, तो प्रीमियमनेस डेफिनेटली इज़ देयर। तो प्रीमियमनेस भी थोड़ी बहुत महसूस होती है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वही मुझे अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया कि चलने में स्विचेस को मतलब रोटेट करने में कोई इशू आ रहा है या किस तरह का इशू, तो काफ़ी सही है। और इसके कंसोल के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें क्या क्या नेविगेशन और डिटेल्स आती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है जो कि एक राइडर को ज़रूरी होती है सिटी एंड हाईवे एज वेल? कंसोल में भाई इसमें वही चीज़ें हैं कि आप इसमें ट्रिप सेट कर सकते हो, तो एक तो ये फीचर विच इज़ वेरी बेसिक। अब आजकल तो जो छोटी बाइक्स आ रही हैं, छोटे प्राइस रेंज की जो बाइकें हैं उसमें भी ये वाला फीचर दे रहे हैं कि आप ट्रिप सेट कर सकते हो और ये सब कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जो मतलब तुम्हारा जो कौन से गियर में है आपकी बाइक वो भी दिखाता है। जो पुरानी ओल्ड क्लासिक वगैरह आती थी उसमें ये चीज़ नहीं दिखती थी, बट इसमें जो है यहाँ पे तुम्हारा जो गियर शिफ्टिंग है वो भी दिखती है कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में रन कर रही है, चल रही है। बट इसमें एक कमी मुझे लगती है कि इसमें आपको एवरेज नहीं विजिबल होता है। आजकल जितनी भी लेटेस्ट बाइक्स आ रही है उसमें एवरेज भी शो होता है कि गाड़ी का कितना, अगर मान लो कोई ट्रिप आपने सेट कर दी तो उस ट्रिप में कितना एवरेज बाइक ने निकाल के दिया है, ऐसा कुछ भी फंक्शनैलिटी इसमें मुझे नहीं दिखता है। उसके अलावा अगर हम नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन के लिए भी यहाँ पे एक अलग से आता है ऑप्शन, वो आप अलग से एज ए एक्सेसरीज ऐड ऑन करवा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये टॉप मॉडल है, बट टॉप मॉडल में भी नेविगेशन आता है, आप ऐड ऑन करवा सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक नहीं आता है। उसके लिए आपको शायद मेरे ख्याल से 6-6.5 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, तो वो अलग से एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है। उसको आप कनेक्ट कर लोगे तो उसमें आपका मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और नेविगेशन आपका टर्न बाय टर्न उसमें शो होगा। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इसके सीसी के बारे में, पावर एंड टॉर्क के बारे में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे आप हाईवे या सिटी में भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है ओवरटेकिंग करने की और कभी क्रूजिंग करने की, तो उसमें इसकी पावर आपको कैसी फील होती है? कब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है या क्या इसकी स्पीड लिमिट कितनी आपको लगती है? भाई इसमें स्पीड वाइज तो मतलब काफ़ी परफेक्ट है। परफेक्ट एज इन कि मतलब अगर हम देखो 350 सीसी का इंजन है, अगर हम क्लासिक और बुलेट से कंपेयर करें या मेट्योर से कंपेयर करें तो इसका जो वेट है वो कम है। तो वेट कम होने के कारण जो इसका पिकअप है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, मतलब जो जल्दी पावर कैच करती है ये, तो क्योंकि थोड़ा सा वेट कम है। बहुत ज़्यादा वेट भी डिफरेंस नहीं है इसका, अराउंड 180 के अराउंड पड़ता है फ्यूल टैंक अगर फुल अप करवा लेते हो। और जो क्लासिक वगैरह है वो 195, तो 15-20 kg का डिफरेंस पड़ता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जितना भी डिफरेंस है उस बेसिस पे इसमें जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है। और अगर बात करें कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह के इशू, स्टार्टिंग गियर में और स्टार्टिंग स्पीड में उतने वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन अगर आप 80, 90, 100 के करीब चले जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें वाइब्रेशन महसूस होते हैं। और इवन जो आपके मिरर हैं उसमें भी विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है, उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो करीब 60-70 की स्पीड तक तो विजिबिलिटी रहती है, मतलब वाइब्रेशन नहीं महसूस होते हैं। लेकिन हाँ, जब आप 70 के ऊपर जाते हो, 80, 90 और नियर अराउंड 100 टच करने वाले हो, तो आपको मिरर में भी विजिबल नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, बट हाई स्पीड में तुम्हें हैंडल में वाइब्रेशन महसूस होते हैं। और इसका जो फ्रंट ब्रेकिंग है वो ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर जो रियर ब्रेकिंग है। मतलब ऐसा कभी कभी मुझे महसूस होता है कि रियर का ABS उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जितना कि जो फ्रंट वाला ABS काम कर रहा है। मेरे को थोड़ी एवरेज लगती है। बाइक का माइलेज जो होता है कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपकी राइडिंग के तरीके पे डिपेंड करता है, आप चलाते कैसे हो। बहुत ज़्यादा रफ राइडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करते हो, तो कोई भी बाइक हो माइलेज उसका डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसेंट राइडर हो, आप नॉर्मल चलाते हो, तो उस केस में अगर हम सिटी की बात करें तो ये गाड़ी आपको माइलेज दे देगी नियर अराउंड 28, 29, 30, मतलब 28, 29, 30 की रेंज में ईजिली मिल जाएगा। बाकी मतलब अगर आप बहुत रफ चलाते हो और ख़ास करके अगर आपने नई खरीदी है तो स्टार्टिंग की पहली दूसरी सर्विस में माइलेज थोड़ा कम भी हो सकता है, लाइक 25-26 भी महसूस हो सकता है। बट जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती हैं, आप इसको ज़्यादा चलाते हो, वैसे वैसे करके 1-2 लीटर का माइलेज, 1-2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हाईवे में इसका माइलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। साउंड सुनोगे तो काफ़ी ओल्ड बुलेट वाला एक्सपीरियंस। सो आई होप जो भी ऑडियंस है ये वीडियो देख रही है तो उसको डिटेल्ड रिव्यू मिला हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, तो आई होप कि लोग उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं और अपने भी रिव्यूज़ दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। सो थैंक्स राघवेंद्र फॉर द डिटेल।